DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रणव राज है। हाल ही में जारी हुए 66 BPSC के रिज़ल्ट में मुझे 472वीं रैंक आई है और मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। आज मैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं पहले UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी स्ट्रेटजी मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो UPSC की तैयारी करते हैं मेनली और BPSC भी अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में BPSC का जो सिलेबस है उसको जनरली 4 पार्ट में हम लोग बांट के रखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। उसमें एक हिस्ट्री होता है मेजर सेक्शन, दूसरा होता है साइंस, तीसरा करंट अफेयर और चौथा बिहार स्पेशल। हिस्ट्री के लिए है तो UPSC के सिलेबस से भी आपका काम चल जाता है, लेकिन उसके अलावा आपको बिहार में, चूँकि हिस्ट्री में बिहार का बहुत स्पेसिफिक रोल रहा है और बहुत सारे जो बिहार के हैं जैसे कि किसान आंदोलन वगैरह, उनको नेशनल हिस्ट्री में उतना कवर नहीं किया जाता है, लेकिन BPSC के सिलेबस में उनको कवर किया गया रहता है। तो उनके लिए मैंने बिहार के लिए बिहार समग्र पढ़ा था और बिहार समग्र के अलावा कोई भी बिहार स्पेशल आप बुक उठा लीजिए, उसमें बिहार के हिस्ट्री पे स्पेशल एम्फेसिस दिया होता है, उससे आपको बिहार के हिस्ट्री का पता चल जाता है। उसके बाद बचा है साइंस के लिए कोई भी जनरल नॉलेज की बुक उठा लीजिए, लूसेंट या फिर क्राउन। इसका वेटेज ज़्यादा होता है पर जनरली इसको लोग नहीं वो उतना भाव देते हैं, तो साइंस के लिए आप लोग कोई भी जनरल नॉलेज का बुक यूज़ कर लीजिएगा। उसके अलावा मैथ्स के 10 सवाल होते हैं, वो जनरल बेसिक अरिथमेटिक लेवल के होते हैं, तो उनको आप मतलब नॉर्मल 10th की मैथ्स अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए तो 2 मतलब करंट अफेयर की बुक्स आती हैं जनरली, एक स्पीडी होता है, दूसरा एडुटेरिया का आता है। इन दोनों से लगभग सेम ही रहता है, 1 लाइनर्स रहते हैं, आपके उससे मैच कर जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जनरली मैंने इन्हीं को फॉलो किया था। किसी टेस्ट सीरीज़ की बजाय मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे, जिनसे कि बहुत ज़्यादा वो मैच करते हैं। प्रीवियस ईयर से कम 10-12 सवाल आपके हर साल के अगले पेपर में आते रहते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स के बारे में एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की वो है ऑप्शन ई। जनरली 15-16 सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर में ऑप्शन ई आता है, तो अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है कि इसमें ई ऑप्शन हो सकता है तो उसमें ऑप्शन ई ही आपको चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मेंस पे है तो मेंस का पहला तो मेरा UPSC की वजह से थोड़ा सा आंसर राइटिंग हो रखा था, लेकिन BPSC के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ले ली थी। और उसके अलावा BPSC के मतलब मेंस में मुझे जो डिफरेंस लगा, सबसे पहला ये था कि पेपर 1 में जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए तो प्रीवियस ईयर को ही मैंने रेफ़र किया था और थोड़ा बहुत मैथ्स बैकग्राउंड भी था, तो उतना वो दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन उसके डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बेस्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करें और बेसिक रहते हैं जनरली, तो प्रैक्टिस के साथ हो जाते हैं। हिस्ट्री के केस में ये रहता है कि फिक्स सवाल रहते हैं, वहीं हर साल रिपीट होते हैं, तो अगर 10-12 सवाल हैं जैसे कि मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है, तो ऐसे ही अगर आप 50 सवाल मैक्सिमम है उनको प्रिपेयर कर लेते हैं और उनका आंसर तैयार कर लीजिए, फिर से उनको आप थोड़ा सा रिफ़ाइन करते रहिए अलग अलग स्टेजेस में, तो एक लेवल के बाद वो हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर के लिए है तो जनरल, नॉर्मल, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स रहते हैं, जनरली सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स रहते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसी के बारे में पूछता है। पेपर 1 के करंट अफेयर्स के लिए जनरली मैं जो स्कीम्स वगैरह रहती थी गवर्नमेंट की, उनके टच में रहता था। फॉर एग्जांपल इस बार आत्मनिर्भर भारत से पूछा था, तो आत्मनिर्भर भारत बहुत ही कोवेटेड स्कीम था। सिमिलरली बीच में पिछले अटेम्प्ट्स में 7 निश्चय योजना के बारे में पूछता था, तो जनरली बिहार की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्कीम्स जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहती है, उनके बारे में आप थोड़े से पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो करंट अफेयर वाला सेक्शन हो जाता है। उसके बाद बचा पेपर 2। पेपर 2 में जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। पॉलिटी के लिए जनरल थ्योरेटिकल पॉलिटी के सवाल, जैसे कि जो इशूज़ जनरली चर्चा में रहते हैं जैसे कि स्पीकर, गवर्नर। इसके अलावा इकोनॉमी में भी सिमिलरली जो स्कीम्स वगैरह लाई गई रहती हैं इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, उसमें भी मोस्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहता है। साइंस एंड टेक भी जनरल साइंस एंड टेक के जो न्यूज़ थे वैक्सीन वगैरह कोविड के टाइम के, उनसे रिलेटेड रहता है। पॉलिटी में मैंने ये अप्रोच किया था कि अगर कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें बिहार वाला एंगल लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आप बूटा सिंह और रामनाथ कोविंद का एग्जांपल दे सकते हैं गवर्नर के रिलेशन में। इकोनॉमी में भी वैसे ही है, अगर आप सेंट्रल इंडिया के पर्सपेक्टिव में आंसर लिख रहे हैं तो उसका बिहार के पर्सपेक्टिव में भी क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ और था, किसान बिल बिहार के पर्सपेक्टिव में किसान बिल, बिहार में वो MSP है, मंडीज़ है ही नहीं,
तो इसलिए उस बिल का वो चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव। तो बिहार का पर्सपेक्टिव रखना एक इम्पॉर्टेंट होता है। साइंस एंड टेक में नॉर्मल साइंस एंड टेक की जो खबरें रहती है, जो जनरल किसी भी करंट अफेयर की बुक से आपको मिल जाएंगी, वही करना था। लेकिन इसके लिए होता है कि थोड़ा सा आपको साइंस एंड टेक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे में था तो यूपीएससी के नोट्स से हमको मिल जाता था। तो उसके लिए आपको साइंस एंड टेक का कोई भी किसी का भी आता होगा अगर मंथली या फिर मेन स्पेशल, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी हाल के दिनों में बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन 64 बीपीएससी में हमको बीपीएससी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। इसका रीज़न ये था कि बीपीएससी में मोस्टली जो एंथ्रो के सवाल रहते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले जनरली ईजी होते हैं, हो जाते हैं। जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी रहता है उसमें आपसे अच्छे आंसर्स का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने इस बार जो वो चेंज किया था, सोशल, मैंने मैक्सिमम सोशल के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसमें जितने भी रिसर्चर वगैरह थे, फॉर एग्जांपल अगर हम नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी को स्ट्रिक्टली मेंशन करते थे, या फिर अगर एम.एन. श्रीनिवास की बात कर रहे हैं तो बाकायदा पूरा बैकग्राउंड देते थे। और तीसरा ये था कि बीपीएससी में एंथ्रो या फिर किसी और में भी वो बचा रहता है, पेजेस आपके काफ़ी लिमिटेड रहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स मतलब इस बार मैंने बनाए थे। एंथ्रो में चूँकि बहुत ही लिमिटेड स्पेस था तो मैक्सिमम जगह पे मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम से ही वो बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा यूपीएससी और बीपीएससी में जो हमको एक डिफरेंस पता चला कि यूपीएससी में जनरली 250 वर्ड में निपटाना होता है, तो आप आंसर लिख लेते हैं। बीपीएससी में आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। तो कितनी बार बहुत सी चीज़ें होती है जिनको आप एलाबोरेट नहीं करते हैं या फिर इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, मिस कर जाते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जनरली हम लोग ये मेंशन नहीं करते हैं कि एग्जामिनर को पता ही होगा, लेकिन बीपीएससी में वर्ड लिमिट में बाद में समस्या आ जाती है। इसीलिए हर वो पर्टिकुलर डिटेल जो आप डाल सकते हैं इसके बारे में, वो आपको डालना चाहिए मेंस के आंसर में। और आंसर अगर 600 वर्ड का है तो पहले से ही प्रीवियस ईयर के अगर लिख रहे हैं तो 500-600 वर्ड का आप एक वो रफ स्केच तैयार कर लीजिए, जिसको आप जाके वहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद मेंस के बाद जो मेरा इंटरव्यू का था, तो इंटरव्यू का पहला तो मेरे लिए मतलब शॉकिंग ये था कि मैं इंग्लिश मीडियम से था, इंटरव्यू में पूरा का पूरा सवाल मुझसे हिंदी मीडियम पूछे। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाइएगा, क्योंकि कितनी बार आपको समस्या हो जाती है। अगर आप किसी हिंदी भाषी राज्य में काम करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। अगर आप वहाँ एग्जामिनर से या फिर इंटरव्यूअर से लड़ रहे हैं कि नहीं हम इंग्लिश में ही जवाब देंगे, तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा जनरली ये होता है कि बेसिक डिटेल्स पे ही वो आपके बात करते हैं। बेसिक डिटेल्स पूछने के बाद वो आपसे करंट के सवाल पूछते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि वो आपसे ही चीज़ें पूछते हैं और फिर उसी पे सवाल पूछते हैं। तो करंट वगैरह या फिर जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें बस इतना प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर काउंटर क्वेश्चन में पूछे तो उसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये बुरा इंप्रेशन डालता है। मेरे हिसाब से गलतियाँ जो मैंने मतलब 64th और 66 बीपीएससी के बीच में की, 64th में भी मैंने मेंस लिखा था पर उस टाइम मेरा मेंस नहीं हुआ था, 66 में फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया। तो दोनों के बीच में जो मुझे फ़र्क लगा है वो यही था कि 64th के टाइम में जो हम आंसर राइटिंग था वो नहीं किए थे। यूपीएससी का मेंस लिखे थे और सीधे वही माइंडसेट लेके चले गए थे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे हमको आंसर कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि बीपीएससी का वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होता है और जनरली हम लोग वर्ड लिमिट नहीं रीच कर पाते हैं। दूसरा बीपीएससी का एक और होता है कि यूपीएससी में आपके 20 सवाल रहते थे, एक आध सवाल अगर आप गलत कर भी देते हैं तो आप उस दूसरे में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में फिक्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ गया तो फिर आपका रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करना होता है और पहले से ही प्रिपेयर करके जाना होता है कि हाँ 600-700 वर्ड का आप आंसर लिख के आ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेरे लिए डिफरेंस था वो जनरली मैं पैराग्राफ में लिखता था। तो बाद में मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे सब साथ में हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते थे, तो उन लोगों का ये था कि जनरली आपका आंसर पठनीय नहीं होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, तो अपीलिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस बार मैंने हाईलाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा किया था, बॉक्स या फिर अंडरलाइन या फिर फ्लो चार्ट वगैरह का उपयोग इस टाइम बहुत ज़्यादा किया था। थर्ड जो बच्चा फ्रेंड सर्कल से कटना या फिर सोशल मीडिया से दूर होने का, तो मैं सोशल मीडिया पे 2016-17 से ही नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो जनरली जो आपका फ्रेंड सर्कल रहता है सब लोग चूँकि सेम एस्पिरेंट कम्युनिटी के ही होते हैं, तो वो लोग जनरली आपको हेल्प ही करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रो के लिए मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो एंथ्रो का नोट्स मैंने एक दोस्त से लिए थे। फिर इवैल्यूएशन की बात है तो किसी का अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है तो वो आपका इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। तो जनरली अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो इससे आपको हेल्प ही मिलती है इसमें।
तो मेरे लिए फ्रेंड सर्कल से दूर रहने का कोई खास रीज़न नहीं था, और मेरे हिसाब से यही एक गलती आती है। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बता दिया, मेंस में मेरे में था कि आंसर राइटिंग का मेरा 64 तो 66 का था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। अपीलिंग मैंने आंसर को अपने बनाने की कोशिश की थी, और एंथ्रो में थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन लाने का कोशिश किया था, थिंकर्स वगैरह, राइटर्स वगैरह को मेंशन करके। यही मेरे हिसाब से था। थैंक यू।